जरा सोचिए, हर बार जब आप हवाई जहाज से कहीं जाते हैं तो उस विमान को सफर के बाद हमेशा के लिए फेंक दिया जाता हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर दशकों तक हमारी अंतरिक्ष यात्रा ठीक इसी तरह काम करती थी। अरबों डॉलर के रॉकेट सिर्फ एक उड़ान के बाद समंदर में खो जाते थे। लेकिन अब एक क्रांति हो रही है जो इस पूरी कहानी को बदल रही है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे रॉकेटों को दोबारा इस्तेमाल करने की ये जबरदस्त तकनीक अंतरिक्ष के भविष्य को एक नई शक्ल दे रही है। आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर अंतरिक्ष में कुछ भी भेजना इतना महंगा क्यों है। फिर हम उस मुश्किल फिजिक्स को समझेंगे जो रॉकेटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। इसके बाद हम उस क्रांतिकारी समाधान को देखेंगे जो सब कुछ बदल रहा है। ये समझेंगे कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है और देखेंगे कि इस नई दौड़ में दुनिया और भारत कहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जिसने दशकों तक हमें अंतरिक्ष में खुलकर उड़ान भरने से रोके रखा। और वो रुकावट एक शब्द में है, पैसा यानी लागत। अंतरिक्ष प्रक्षेपण के हमेशा से दो मॉडल रहे हैं। एक तरफ है पुराना डिस्पोजेबल मॉडल। इसमें रॉकेट का एक हिस्सा मतलब एक स्टेज सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता था और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता था। और दूसरी तरफ है नया रीयूजेबल मॉडल, जहां रॉकेट का वही कीमती हिस्सा दोबारा उड़ान भरने के लिए खुद ब खुद जमीन पर वापस लैंड करता है। सोचिए, ये एक हवाई जहाज को हर उड़ान के बाद फेंकने और उसे दोबारा इस्तेमाल करने के बीच का फर्क है। और ये जो क्रांति हो रही है ना, वो सिर्फ सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों की वजह से नहीं हो रही। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक पूरी की पूरी नई स्पेस इकोनॉमी है। प्राइवेट कंपनियां अरबों डॉलर लगा रही हैं। इंटरनेट और कम्युनिकेशन के लिए हजारों सैटेलाइट्स की मांग आसमान छू रही है। और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब लॉन्च की लागत कम हो। तो एक ऐसा चक्र है जहां हर चीज एक दूसरे को आगे बढ़ा रही है और इस चक्र के बिल्कुल सेंटर में है रीयूजेबिलिटी। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिक्ष में कुछ भी भेजना इतना मुश्किल और महंगा है ही क्यों? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी और जालिम नियम में छिपा है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये है त्सोलकोव्स्की रॉकेट इक्वेशन और यही अंतरिक्ष यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है। आसान भाषा में कहें तो ये समीकरण बताता है कि रॉकेट की स्पीड थोड़ी सी भी बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ईंधन चाहिए होता है। ये सिर्फ दोगुना या तिगुना नहीं, बल्कि एक्सपोनेंशियली यानी कि कई गुना तेजी से बढ़ता है। सोचिए, अगर आपको अपनी कार की स्पीड थोड़ी बढ़ानी हो और उसके लिए आपको एक और फ्यूल टैंक लगाना पड़े और फिर उस टैंक को उठाने के लिए एक और टैंक। रॉकेट के साथ असल में यही होता है। तो कितना ईंधन लगता है, ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। एक रॉकेट के कुल वजन का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसका ईंधन होता है। जी हां, 90%। इसका मतलब है कि रॉकेट की सारी ताकत का ज्यादातर हिस्सा तो बस अपने ही ईंधन को उठाने में खर्च हो जाता है। पेलोड यानी असली सामान तो बस नाम मात्र का होता है। इससे ज्यादा इनएफिशिएंट सिस्टम की कल्पना करना भी मुश्किल है। और इस इनएफिशिएंट सिस्टम की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? जैसा कि भारत के भरोसेमंद PSLV और LVM-3 के साथ होता आया है, रॉकेट के सबसे मुश्किल और महंगे हिस्से, उसके पावरफुल इंजन और पूरा का पूरा स्टेज सिर्फ एक बार इस्तेमाल होकर हमेशा के लिए समुद्र में खो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक फरारी को एक बार चलाकर उसे फेंक दें। यही वजह है कि लागत हमेशा आसमान छूती रही। और बस यहीं पर एंट्री होती है रीयूजेबिलिटी की, एक असली क्रांति के रूप में। ये रॉकेट इक्वेशन की वजह से पैदा हुई लागत की समस्या का सीधा आर्थिक और इंजीनियरिंग समाधान है। ये नया मॉडल कुछ बहुत ही स्मार्ट रणनीतियों पर टिका है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, रॉकेट के पहले स्टेज को वापस लाना और दोबारा इस्तेमाल करना, जिससे सबसे महंगे इंजनों को बार बार बनाने का खर्च बचे। दूसरा है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब रॉकेट के ज्यादातर हिस्से खुद ही बनाना, जिससे सप्लायर्स पर निर्भरता और लागत दोनों कम हो। और तीसरा मॉड्यूलर डिजाइन, यानी स्टैंडर्ड पार्ट्स और 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करना, जिससे रॉकेट बनाना किसी कार को असेंबल करने जितना तेज और सस्ता हो जाए। तो हमने ये तो समझ लिया कि रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, पर असली सवाल तो ये है कि इसे करते कैसे हैं। आखिर एक विशाल रॉकेट बूस्टर को आसमान से धरती पर वापस कैसे उतारा जाता है? ये पूरी प्रक्रिया किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगती, पर यह 100% हकीकत है। सबसे पहले अंतरिक्ष में अलग होने के बाद बूस्टर अपने इंजन चालू करके 180 डिग्री घूमता है और वापस धरती की तरफ चल पड़ता है। इसे बूस्ट बैक बर्न कहते हैं। फिर नीचे आते हुए ये दोबारा इंजन चालू करता है ताकि अपनी स्पीड को धीमा कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कार में ब्रेक लगाते हैं। इसके बाद हमारा वायुमंडल एक कुदरती ब्रेक का काम करता है
और फिर बिल्कुल आखिरी पलों में लैंडिंग लेग्स खुलते हैं और इंजन की धीमी आंच के सहारे ये एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जमीन पर उतर जाता है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और हाँ, ये कोई छोटा-मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। 520 से भी ज़्यादा बार बूस्टर सफलतापूर्वक वापस आ चुके हैं, जो ये साबित करता है कि ये टेक्नोलॉजी अब पूरी तरह से मैच्योर और भरोसेमंद हो चुकी है। ये अब साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि साइंस फैक्ट है। इस एक टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में एक नई वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ शुरू कर दी है। अब मुकाबला सिर्फ देशों के बीच नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के बीच भी है, जो अंतरिक्ष तक पहुंच को सस्ता और आसान बनाना चाहती हैं। तो इस नई रेस में कौन-कौन है? अमेरिका, स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियों के साथ इस मैदान का लीडर है। लेकिन चीन भी पीछे नहीं है, जहां लैंड स्पेस जैसी प्राइवेट कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और ये सिर्फ बड़े देशों की बात नहीं है। दुनिया भर में दर्जनों स्टार्टअप्स इस क्रांति का हिस्सा बनने की होड़ में लगे हैं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये टेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हर लॉन्च में रॉकेट को भयानक दबाव, गर्मी और ठंड का सामना करना पड़ता है। हर उड़ान के साथ उसकी धातु में बहुत छोटे-छोटे क्रैक्स पड़ते हैं। एक लिमिट के बाद उसकी जांच और मरम्मत की लागत इतनी बढ़ जाती है कि एक नया बूस्टर बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। मतलब रीयूजेबिलिटी की भी एक आर्थिक सीमा है। तो इस पूरी कहानी में, इस नए अंतरिक्ष युग में हमारा भारत कहाँ खड़ा है? इसरो की रणनीति क्या है? चलिए देखते हैं कि भारत इस चुनौती से कैसे निपट रहा है। भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प ड्यूअल स्ट्रैटेजी अपनाई है। एक तरफ है पंखों वाला RLV, जो एक स्पेस प्लेन की तरह रनवे पर लैंड करेगा, बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह। तो वहीं दूसरी तरफ इसरो वर्टिकल लैंडिंग तकनीक पर भी काम कर रहा है, जो स्पेसएक्स के मॉडल जैसी है। दो अलग-अलग रास्तों पर चलकर इसरो ये पक्का कर रहा है कि भविष्य में जो भी तकनीक ज्यादा सफल हो, भारत उसमें पीछे ना रहे। और दोनों का लक्ष्य एक ही है, लॉन्च की लागत को बहुत कम करना। तो ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए भारत को क्या करना होगा? यहाँ एक 4 सूत्रीय रोड मैप है। पहला, भविष्य के हर रॉकेट को शुरुआत से ही रीयूजेबिलिटी के लिए डिजाइन करना होगा। दूसरा, अभी के 3 स्टेज वाले रॉकेटों को छोड़कर ज्यादा कुशल 2 स्टेज वाले सिस्टम को अपनाना होगा। तीसरा, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए छोटे और ज्यादा शक्तिशाली इंजन बनाने होंगे। और चौथा, लॉन्च की संख्या बढ़ानी होगी ताकि हम ग्लोबल मार्केट की मांग को पूरा कर सकें। और ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या रीयूजेबिलिटी भारत के लिए सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, या ये ग्लोबल स्पेस मार्केट में बने रहने के लिए एक ऑपरेशनल जरूरत बन चुकी है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में अंतरिक्ष में भारत की भूमिका एक लीडर की होगी या सिर्फ एक फॉलोवर की। भारत जितनी जल्दी इस तकनीक को अपनी मुख्य ताकत बनाएगा, उतनी ही ऊंची उसकी उड़ान होगी।